सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम समझाए थे प्लस आर इफ़ेक्ट, उसके बाद फिर समझाए थे माइनस आर इफ़ेक्ट। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी बनवाए थे, जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन वो कुछ सिंपल क्वेश्चन थे। उससे भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन उससे बनेंगे जो आगे के चैप्टर में आप देखेंगे। अब इस रेजोनेंस को ख़त्म करने से पहले एक चीज़ और हम यहाँ पर बता देना चाहते हैं, वो ये है कि कभी कभी कम्पिटिटिव लेवल में, +2 लेवल में नहीं, कम्पिटिटिव लेवल में कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दे दिए जाते हैं और आपको कहा जाता है कि इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल है। जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखे जाते हैं किसी मॉलिक्यूल का, चाहे 2 स्ट्रक्चर हो या 3 हो या 4 हो, उनमें किसी की स्टेबिलिटी थोड़ा ज़्यादा है, किसी का कम। या इसको ऐसे कह सकते हैं, ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं इसको हम लोग कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर भी कहते हैं, क्योंकि ये सब रेजोनेंस हाइब्रिड जो एक्चुअल स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल का है उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा, रेजोनेंस हाइब्रिड में ज़्यादा कंट्रीब्यूट कौन करेगा। तो याद रखना, ढेर सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो मॉलिक्यूल के हैं उनमें जिसका स्टेबिलिटी ज़्यादा है वो कंट्रीब्यूट भी ज़्यादा करता है। तो मोर स्टेबल कौन है या ज़्यादा कंट्रीब्यूट कौन करेगा, दोनों का आंसर सेम है, क्योंकि जो स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल है उसका कंट्रीब्यूशन भी ज़्यादा होगा। इसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं जो आप याद रख सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए। टाइम के कमी के वजह से हम ये पॉइंट सिर्फ आपको समझा देंगे, इसको लिखेंगे नहीं। जैसे स्टेबिलिटी किसका ज़्यादा होगा, किसका कम, उसके लिए कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ पर हम बताते हैं, जिसमें पहला पॉइंट है कि जो नॉन पोलर स्ट्रक्चर हैं वो ऑलवेज मोर स्टेबल होंगे पोलर स्ट्रक्चर के तुलना में। नॉन पोलर स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होगा पोलर स्ट्रक्चर के तुलना में, या कहो नॉन पोलर स्ट्रक्चर ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा, नॉन पोलर स्ट्रक्चर ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा पोलर स्ट्रक्चर के तुलना में। जैसे अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखें तो ये है कार्बोक्सिलिक एसिड का फार्मूला। इसमें जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका लिखेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, तो ये पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा। तो इसका नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस प्रकार का बनेगा। C यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर आ जाएगा माइनस, और यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ आ जाएगा प्लस।
तो देखो ये है नॉन पोलर स्ट्रक्चर, नॉन पोलर, और ये है पोलर स्ट्रक्चर, पोलर। तो जो नॉन पोलर स्ट्रक्चर है ये मोर स्टेबल होगा किसके तुलना में? जो पोलर स्ट्रक्चर है उसके तुलना में। ये था हमारा पहला पॉइंट जिसमें हमने कहा कि नॉन पोलर स्ट्रक्चर मोर स्टेबल होगा पोलर स्ट्रक्चर के तुलना में। दूसरा पॉइंट, जिस स्ट्रक्चर में कोवैलेंट बॉन्ड की गिनती ज़्यादा है वो ज़्यादा स्टेबल होगा, जिसमें कोवैलेंट बॉन्ड कम है उसके तुलना में। मोर कोवैलेंट बॉन्ड मोर स्टेबिलिटी, लेस कोवैलेंट बॉन्ड लेस स्टेबिलिटी। जैसे ये स्ट्रक्चर देखिए आप, 1,3-ब्यूटाडाइन का स्ट्रक्चर है ये। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो हम लिखेंगे इस तरह से, ये पाई बॉन्ड यहाँ पर आएगा तो ये पाई बॉन्ड इस कार्बन पर चला जाएगा, तो इसका नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस तरह का बनेगा, सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ बनेंगे डबल बॉन्ड CH, यहाँ फिर बनेगा सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस। तो यहाँ देखिए इसमें कोवैलेंट बॉन्ड अगर गिनेंगे तो ज़्यादा है और उसमें कम है। हाइड्रोजन वाला छोड़ के गिन कर दिखाते हैं, 2 और 1 3 और 2 5, यहाँ 1 और 2 3 और फिर 1 4, इसमें 5 बॉन्ड है, इसमें 4। तो ये वाला ज़्यादा स्टेबल है इसके तुलना में, क्योंकि इसमें बॉन्ड ज़्यादा है। मोर बॉन्ड्स, मोर बॉन्ड्स, तो मोर स्टेबल। और लेस बॉन्ड्स लेस स्टेबल। बॉन्ड ज़्यादा होगा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा, बॉन्ड कम होगा तो स्टेबिलिटी भी कम होगा। ये दूसरा पॉइंट था जिसमें कोवैलेंट बॉन्ड ज़्यादा होंगे वो ज़्यादा स्टेबल होगा, जिसमें कोवैलेंट बॉन्ड कम होगा उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। अगला पॉइंट है कि अपोजिट चार्ज जब नज़दीक होगा, अपोजिट चार्ज माने प्लस माइनस, तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। अपोजिट चार्ज का डिस्टेंस बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी घट जाएगा। अगला पॉइंट क्या था कि अपोजिट चार्ज जब नज़दीक होगा, एडजेसेंट में होगा, पड़ोस में होगा, बगल में होगा, तो उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। अपोजिट चार्ज का डिस्टेंस बढ़ जाएगा
तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए हम स्ट्रक्चर लिखे थे, देख लीजिएगा एनिलीन का स्ट्रक्चर हम लिखकर दिखाए थे, उनमें से 2 स्ट्रक्चर हम बनाते हैं। आप देख लीजिएगा एनिलीन के बनाकर दिखाए हुए हैं। यहाँ NH2 एक, उनमें से हम 5 स्ट्रक्चर वहाँ बनाए थे, उसमें से हम 2 यहाँ ले रहे हैं। ये एक स्ट्रक्चर ये था आपका, और एक स्ट्रक्चर ये था आपका। उस 5 में से केवल 2 लिए हैं, देख लीजिएगा एनिलीन का बनाकर दिखाए हुए हैं हम। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों में, यहाँ अपोजिट चार्ज का दूरी कम है इसलिए ये मोर स्टेबल है, यहाँ अपोजिट चार्ज का दूरी ज़्यादा है इसलिए ये लेस स्टेबल है। ये मोर स्टेबल और ये लेस स्टेबल। तो ये भी एक पॉइंट है कि अपोजिट चार्ज का डिस्टेंस कम होगा तो उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, अपोजिट चार्ज का डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। उसके अलावे एक और पॉइंट कि सेम चार्ज अगर एडजेसेंट पे एटम पर हो, 2 प्लस या 2 माइनस, अगर एडजेसेंट एटम पर हो, बगल के एटम पर हो, तो वो लीस्ट स्टेबल होता है, सबसे कम स्टेबल होगा। अपोजिट चार्ज अगर एडजेसेंट एटम पर रहेगा, बगल के एटम, सेम चार्ज अगर एडजेसेंट एटम पर रहेगा या बगल के एटम पर, तो ऐसे स्ट्रक्चर लीस्ट स्टेबल होते हैं, सबसे कम स्टेबल होते हैं। अगला पॉइंट, जिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में सारे एटम का ऑक्टेट कंप्लीट होगा वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। फिर से सुनिए, सेम चार्ज अगर एडजेसेंट एटम पर हो, बगल के एटम पर हो, तो वो लीस्ट स्टेबल, और जिसमें सारे एटम का ऑक्टेट कंप्लीट रहेगा वो मोस्ट स्टेबल होगा। और लास्ट पॉइंट, ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिसमें मैक्सिमम कोवैलेंसी का रूल टूट जाए वो एक्सेप्टेबल स्ट्रक्चर नहीं है, वैसे स्ट्रक्चर को करेक्ट माना नहीं जाएगा। तो ये थे कुछ पॉइंट्स हमने जो बताए आपको, इसको लिखाए नहीं हैं, लेकिन आप चाहो तो खुद से कॉपी में नोट डाउन कर लेना, जो हमने बोला उसको सुन कर के नोट डाउन कर ले सकते हो। और इन पॉइंट्स को याद रख कर के इस तरह का सवाल जो कॉम्पिटिटिव लेवल में मिलता है। हाँ, एक पॉइंट और कि पॉजिटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर और नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर रहेगा तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा उसके तुलना में जिसमें पॉजिटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर और नेगेटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर होगा। ये देखिए, जैसे इस स्ट्रक्चर में
इसका दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं। एक में इस पर माइनस है, इस पर प्लस, और दूसरे में इस पर प्लस है और इस पर माइनस। तो यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑक्सीजन का ज़्यादा है, तो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पर जब माइनस हो और लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव पर प्लस, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा किसके तुलना में, जिसमें मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव पर प्लस आ जाए और लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव पर माइनस आ जाए, ये लेस स्टेबल है। तो इन सारे पॉइंट्स को अगर आप याद रख लेते हैं तो कॉम्पिटिटिव लेवल में खास करके जब पूछता है कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दे करके कि इनमें से मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन सा है, तो वैसे सवाल बड़ी आसानी से बनाए जा सकते हैं। तो रेजोनेंस के बारे में यहाँ भी अभी यहीं तक इसलिए हमने कहा क्योंकि ये इंडक्टिव इफेक्ट, ये रेजोनेंस, ये आगे कंटिन्यू मिलता रहेगा। इसका एप्लीकेशन लगातार आप देखेंगे जब तक ऑर्गेनिक का चैप्टर होता रहेगा, ये सारे कॉन्सेप्ट आप वहाँ देखेंगे। मतलब ये हमने सिर्फ इसका नॉलेज आपको दिया है, इसका जहाँ तक एप्लीकेशन या यूजेज या क्वेश्चन पूरे ऑर्गेनिक के हर चैप्टर में आपको मिलता जाएगा। तो अभी तक यहीं तक हम रेजोनेंस के बारे में बात करेंगे, बाकी आगे बातें होंगी। अब इसके बाद जो हमने आपको लिस्ट इंट्रोडक्शन में दिया था कि रेजोनेंस के बाद हम पढ़ाएंगे आपको बॉन्ड फिशन, लेकिन यहाँ पर ज़रूरत को देखते हुए खास करके कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए एक पॉइंट और हम यहाँ पर बढ़ा रहे हैं, उसको हम यहाँ पर पहले बताएंगे तब आगे बढ़ेंगे, और वो है हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन को बहुत सारे अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे इसको कई बार सिग्मा पाई कंजुगेशन भी कहते हैं, कई बार इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहा जाता है। नो बॉन्ड रेजोनेंस, कई बार इसको बेकर नाथन इफेक्ट भी कहा जाता है। जिस नाम से भी इसको आप बोलिए सही है, हाइपर कंजुगेशन बोलो या सिग्मा पाई कंजुगेशन बोलो या नो बॉन्ड रेजोनेंस बोलो। इसमें ये हाइपर कंजुगेशन में रेजोनेंस में क्या था, डीलोकेलाइजेशन पाई इलेक्ट्रॉन का होता है। पाई इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं रेजोनेंस में, लेकिन हाइपर कंजुगेशन में पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन के साथ साथ सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन भी डीलोकेलाइज हो जाते हैं। और ये इफेक्ट कहाँ पर होगा,
या हाइपर कंजुगेशन कहाँ पर मिलेगा? तो इसके लिए आप याद रख सकते हैं if hydrogen atom present alpha hydrogen present on alpha carbon ब्रैकेट में अल्फा हाइड्रोजन of an unsaturated center ब्रैकेट में पाई बॉन्ड या पॉजिटिव चार्ज या ऑड इलेक्ट्रॉन अल्फा कार्बन में जो हाइड्रोजन होते हैं वो अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं। तो अगर अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन रहे तो किसके अल्फा कार्बन पर? तो अनसैचुरेटेड सेंटर के। अनसैचुरेटेड सेंटर से मतलब यहाँ 3 है। पाई बॉन्ड को भी हम अनसैचुरेटेड सेंटर बोलेंगे, पॉजिटिव चार्ज को भी अनसैचुरेटेड सेंटर बोलेंगे, और ऑड इलेक्ट्रॉन माने सिंगल इलेक्ट्रॉन रहे, एक अकेला इलेक्ट्रॉन रहे तो उसको भी अनसैचुरेटेड सेंटर बोलेंगे हम लोग। तो चाहे पाई बॉन्ड हो, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो, चाहे ऑड इलेक्ट्रॉन सिंगल इलेक्ट्रॉन हो, इसे हम अनसैचुरेटेड सेंटर कहेंगे। तो इन अनसैचुरेटेड सेंटर के अल्फा पर जो कार्बन है उस कार्बन पर अगर हाइड्रोजन रहेगा तो क्या होगा? The sigma electron of carbon hydrogen bond delocalizes the sigma electron of carbon hydrogen bond delocalizes through overlapping
of p orbitals of p orbitals of pi bond with sigma orbital of single bond sigma orbital of sigma bond एडजेसेंट कर दीजिए बगल वाला ऑफ एडजेसेंट सिंगल बॉन्ड as shown below. As shown below. हमने लिखा कि अगर हाइड्रोजन एटम मौजूद रहे अल्फा कार्बन पर जो हाइड्रोजन रहता है उसको अल्फा हाइड्रोजन भी कहते हैं। और किसके अल्फा पर? तो ऑफ एन अनसैचुरेटेड सेंटर, किसी अनसैचुरेटेड सेंटर के अल्फा कार्बन पर। अनसैचुरेटेड सेंटर किसे कहेंगे? तो पाई बॉन्ड भी अनसैचुरेटेड सेंटर है, पॉजिटिव चार्ज भी है या ऑड इलेक्ट्रॉन। तो क्या होगा? जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड वाला, वो डीलोकेलाइज हो जाता है, रेजोनेंस की तरह मूव करने लगता है। कैसे, किसके थ्रू मूव करेगा? थ्रू ओवरलैपिंग ऑफ पी ऑर्बिटल ऑफ पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड के पी ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग किसके साथ होगा? विथ सिग्मा ऑर्बिटल ऑफ एडजेसेंट सिंगल बॉन्ड। जैसा कि नीचे यहाँ पर दिखाया गया है, ये देखिए कैसे डीलोकलाइज होता है। जैसे ये स्ट्रक्चर हम दिखाते हैं आपको, ये देखिए यहाँ पर ये जो पाई बॉन्ड है ये एक अनसैचुरेटेड सेंटर है, और इस अनसैचुरेटेड सेंटर का जो कार्बन है इसके ठीक बगल वाला कार्बन ये अल्फा कहलाता है, जस्ट बगल वाला। तो और इस अल्फा पर जो ये हाइड्रोजन आप देख रहे हो ये सब अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं। तो जब भी किसी अनसैचुरेटेड सेंटर के अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन रहेगा तो ये जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, इस बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है ये सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड सिग्मा होता है। तो ये सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन, जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, इस पाई बॉन्ड के साथ डीलोकेलाइज हो जाएगा। किस तरह से? तो ये देखिए, ये सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन उठ करके यहाँ आ जाएगा। यहाँ आने से इसका बॉन्ड 5 ना हो जाए तो ये पाई बॉन्ड यहाँ पर चला जाएगा। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर ये बनेगा।
यहाँ बन जाएगा डबल बॉन्ड CH, यहाँ बन जाएगा सिंगल बॉन्ड, यहाँ -चार्ज। ये देखिए यहाँ पर सिंगल बॉन्ड था, वो आ गया तो यहाँ पर बॉन्ड नहीं रहा। अब अगली बार में ये बॉन्ड वाला जाएगा तो स्ट्रक्चर ये बनेगा। ये देखो इस बार ये वाला बॉन्ड गया है, वो रह गया है। अगली बार में ये वाला बॉन्ड जाएगा तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर ये बनेगा। और इस तरह से यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन पाई के साथ डीलोकेलाइज हो गया है। ये यहाँ पर बॉन्ड ख़त्म हो गया है, तो फिर भी ये जो H+ है यहाँ से हटता नहीं है, क्योंकि पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन क्लाउड उसको अट्रैक्ट करके पकड़ कर रखता है, इसलिए ये प्रोटॉन, ये H+ यहाँ से हटेगा नहीं। तो यहाँ पर ये भी एक तरह का रेजोनेंस ही है, लेकिन रेजोनेंस होता था पाई पाई कंजुगेशन के वजह से, और ये घटना जो यहाँ पर हुआ है ये सिग्मा और पाई के कंजुगेशन के वजह से। तो अगर रेजोनेंस पाई पाई कंजुगेशन कहलाएगा तो हम इसे सिग्मा पाई कंजुगेशन कहेंगे। दूसरा फर्क था कि रेजोनेंस में बॉन्ड बिल्कुल ख़त्म नहीं होता था, लेकिन यहाँ पर हमेशा किसी एक जगह का बॉन्ड ख़त्म हो जा रहा है। तो अगर इसे आप रेजोनेंस नाम देना चाहो तो इसका सही नाम रेजोनेंस नहीं, नो बॉन्ड रेजोनेंस होना चाहिए। तो इसे हाइपर कंजुगेशन कहो। हाइपर कंजुगेशन क्यों? क्योंकि वो जो कंजुगेशन था रेजोनेंस में, पाई पाई कंजुगेशन, पाई लोन पेयर कंजुगेशन, उसमें पाई बॉन्ड मूव करते थे जो कमज़ोर बॉन्ड था, और यहाँ पर सिग्मा जो मजबूत बॉन्ड है वो भी मूव करने लगा है। तो अगर पाई का मूव होना कंजुगेशन है तो सिग्मा का मूव होना उससे भी बड़ी बात। सो द नेम इज हाइपर कंजुगेशन। वो कंजुगेशन, ये हाइपर कंजुगेशन, और वो रेजोनेंस ये नो बॉन्ड रेजोनेंस, क्योंकि उसमें बॉन्ड हर जगह रहता था, कहीं से बिल्कुल हटता नहीं था। यहाँ हर जगह पर एक बॉन्ड जो है एब्सेंट है, तो हाइपर कंजुगेशन, इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर ये इफेक्ट जो है बेकर नाथन ने एक्सप्लेन किया था, इसलिए इसे हम बेकर नाथन इफेक्ट भी कह सकते हैं। और इस तरह के फेनोमेनन को हम हाइपर कंजुगेशन कहेंगे। द फेनोमेनन is called hyperconjugation and 1, 2, 3 are hyperconjugative
स्ट्रक्चर्स, वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर था, ये सब हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर हैं। इस लेक्चर में यहीं तक। नेक्स्ट लेक्चर में हाइपर कंजुगेशन के बारे में और भी कुछ बात हम लोग डिस्कस करेंगे।